मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम शुभम डबीर, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एनआईटी रायपुर। तो ये भी मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 1056 रैंक था और इस बार AIR 75। तो अभी शिवम जैसे बता रहा था तो मैं खुद को भी एनालाइज कर रहा था ना कि मैं क्या करता था, वो क्या करता था। तो वो AIR 1 है, मैं AIR 75 हूँ, तो ऑब्वियसली उसके तरफ वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पर बहुत सारी ना ऐसी क्वालिटीज़ है जो मतलब हमने सिमिलर थी कि सिमिलर टेक्निक फॉलो की, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक भी थी। तो असल में होता क्या है कि ना इंडिविजुअलिटीज़ अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, तो सूट अलग अलग चीज़ें करती है लोगों को। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। अगर मैं एनालिटिकली बात करूँ ना तो मैं प्रिपरेशन को ना दो पार्ट में तोड़ूंगा। एक ना सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है कि आप पढ़ रहे हो मतलब आपको इतना उसमें स्किल्ड होना है हर सब्जेक्ट में ना कि मतलब आप अगर पढ़ के ही नहीं जा रहे हो तो आप उम्मीद थोड़ी कर सकते हो गेट में आने वाला है करके। और दूसरा पार्ट मैं ना इस पे भी स्ट्रेस डालता था कि वो 3 घंटे में मैं क्या करूँगा करके। मतलब ऐसा बहुत बहुत बार होता है कि ना आप तैयारी अच्छी की हो, सब अच्छा है, पर ना आखिर में जाके वो 3 घंटे ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैंने उस पार्ट पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था कि मैं टेस्ट कैसे दूंगा, क्या करूँगा ये करके। तो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दिया था तो मेरे ना पूरा सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं थे कि मेरा कैजुअल एटीट्यूड था। और बहुत बार ना मतलब सर मैम अब सब लोग जितने लोग आते हैं ना, सर जैसे 12 ईयर्स से पढ़ा रहे तो इनका एक्सपीरियंस एकदम अनपैरेलल्ड है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये बोलते हैं कि करो करो करके टेस्ट दो, ये करो वो करो, तो ना इनका इतना एक्सपीरियंस है ना कि आपको इसकी उनकी बात सुननी ही चाहिए करके। बाद में उस टाइम काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि मैं खुद नहीं सुनाऊँ करके, बाद में जाके समझ में आता था कि यार उस टाइम ये सब कर लिया होता ना तो मैं अलग लेवल पे रहता अभी। तो जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट में तोड़ो अगर प्रिपरेशन को, एक सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है और दूसरा टेस्ट वाला पार्ट। तो अभी आपका ना पढ़ाई का फेस चल रहा है कि टेस्ट देने में जैसे आपको तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी सब्जेक्ट्स भी उतने प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। तो अगर मैं डे वाइज बात करूँ ना तो मैं कभी भी एक दिन का अगर शेड्यूल बनाना तो सबसे पहला मेरा स्ट्रेस रहता था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता था नींद पे। मतलब नींद ना सच में आपकी पूरी होनी ही चाहिए, 7 घंटा मिनिमम, मतलब 7 घंटा मान के चलो उतनी होनी ही चाहिए करके। मतलब नींद नहीं होगी ना आपकी, बहुत लोग होते हैं कि जो रात रात तक फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ आखिर में ना आपको बहुत भारी पड़ेगा वो। मैं खुद समझ सकता हूँ कि ना छोड़ना मुश्किल है एकदम, ऐसे एक बार में नहीं छूटता, पर हाँ ना पर जो टॉपर लोग रहते हैं ना उनमें ये एक कॉमन पार्ट रहता है, सेक्रीफाइस सबको करना पड़ता है। मुझे ना फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे हो सकता है NIT रायपुर वाले तो हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं इंटर NIT भी 2 साल खेलने गया था। और मतलब फुटबॉल एकदम मेरा पैशन ही है, ऐसा कि ना मैं खाए भी ना रह सकता पर खेले भी ना नहीं रह सकता, मतलब हर दिन खेलने को चाहिए ही करके। पर आखिर में ना ऐसा हो जाता है कि आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप इतने बात मतलब मेरी प्रायोरिटी जैसे फुटबॉल रहती थी, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पहले ही छोड़ता था। तो आपको छोड़ देना चाहिए, सच में छोड़ो नहीं तो एकदम मिनिमाइज़ कर लो, क्योंकि ना आप वहाँ जितना टाइम बचाओगे ना वो अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में डाल सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि ना पूरे टाइम पढ़ाई करो करके, खुद को टाइम मत दो। आधा घंटा आराम से ना टहल के आओ बाहर और रिफ़्रेश करो। मैं जैसे खाना खाते खाते लैपटॉप चलाता था, मूवीज़ देखता था, एनिम देखता था। एनिम मतलब जो सिंपल वर्ड्स में जिसको आप लोग कार्टून बोलते हो। तो मतलब रिफ़्रेश करना ही बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं बता रहा था कि दिन का पार्ट, तो सबसे ज़्यादा ना आप स्ट्रेस दिया करो क्लास पे। जब आप क्लास आ रहे हो, चाहे सुबह आओ या शाम को आओ, पर ना अगर आप क्लास पे ध्यान दे रहे हो ना ढंग से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं गेट अकेडमी भिलाई से पढ़ा हुआ हूँ और पिछले साल मतलब ड्रॉप लेने के बाद ना मैंने कंटेंट एडिटर एज ए जॉब भी किया वहाँ पे। तो इस साल भी फिर मैंने क्लास अटेंड की थी कुछ। तो अब मेरे को डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे शिवम ने बताया ना कि ड्रॉपर होने का ना अलग प्रेशर होता है। अभी आप फ्रेशर हो तो आपको ऐसा फील आता है कि कुछ नहीं होता है, एक बार चला गया तो कुछ नहीं होता, पर मैं बता रहा हूँ बहुत गलत फीलिंग है। अगर आप 1 साल ही ड्रॉप लेते हो ना, आप पे इतना प्रेशर आएगा। जैसे शिवम बता रहा था कि रोहित अग्रवाल की सैलरी, तो आपके दोस्त लोग रहेंगे जो कहीं पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको पूरे टाइम ना गिल्ट फीलिंग आती रहेंगी, यार उस टाइम कर लेता तो क्या होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि ना उस चक्कर में ना आप प्रेजेंट फीलिंग को भी मतलब जो अच्छा चलता रहता है उसको भी बिगाड़ देते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि ना आप क्लास पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिए करो, कोई भी पढ़ा रहा है ना तो पूरा कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन यहीं दो क्लास पे। तैयारी ना आधी वहीं हो जाती है आपकी। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास में एफर्ट डाल रहे हो, क्लास 3 घंटे 4 घंटे चलती है, वो 3 घंटे 4 घंटे इतना अगर आप पूरा कंसंट्रेशन दिए, नोट्स अच्छे से बनाओ। और कई बार ऐसा होता है कि ना सर जो बता रहे हैं वो ठीक है, पर आपको भी अपने से पॉइंट्स लगते हैं ना कि यार ये हो सकता है, कंसेप्ट ये हो सकता है, तो मैं ना अलग पेन से लिख लेता था, अलग कलर के पेन से, फिर जाके कंसल्ट करता था, सर मेरे को लग रहा है कि ये अप्रोच हो सकता है करके। और तैयारी के बारे में मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन बना रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन 2 मिनट में बन रहा है ना तो आप उसको 3 मिनट और दो, आराम से बैठ के सोचो उसके बारे में कि ये नहीं तो ये कौन सा ये तरीका हो सकता है उसको बनाने का, या इसका टोटली डिफरेंट अप्रोच है। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ों से ना मतलब आपका माइंड डेवलप होता है, सोचने में बहुत मदद मिलता है। फिर टाइम ही ना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। अभी आप जहाँ स्टैंड करते हैं ना, अभी अप्रैल चालू हो गया है, फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा, फिर देखते ही देखते ना अभी ये 5-6 महीने ऐसे निकल जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका गेट का एग्ज़ाम आने वाला है करके। तो ये बहुत क्रूशियल मंथ्स है ना, आपको होल्ड यहीं पे करना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया और आपके 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, तो मैक्सिमम लोग गिव अप ही कर देंगे। तो आपको उस सिचुएशन में नहीं पहुंचना है कुछ भी करके। तो प्लान कीजिए आराम से। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ना 15 दिन प्लान मैं बनाया प्लान कि मेरे को 15 दिन में इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, तो मेरे साथ तो नहीं होता था कभी भी कि मेरे को टाइम लगता था सब्जेक्ट पढ़ने में। तो पर मैं कभी भी ना उसके कारण डिप्रेस नहीं हुआ कि ठीक है, मैं हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता था कि ठीक है थोड़ा लेट लगेगा पर भाई ऐसे तो करो अच्छे से कि अगली बार थोड़ा जब रिविज़न तो करना ही पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि ना आप अपना एम बना के रखो कि ना जल्दी से जल्दी जितना हो सके ना सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए करके। और ये तभी होगा कि जब आप टाइम दोगे ना, टाइम वेस्ट मत करो बस। और अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करें, जैसे मैं बताया फेसबुक व्हाट्सएप आप कम कर दिए एकदम, तो आपको गिल्ट फीलिंग भी नहीं आएगा। आपको पता है कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा करके। और जैसे अभी बात चल रही थी लक फैक्टर पे, तो मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा ना कि मैं बिलीव नहीं करता। और मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि लक को बीट करने में। लक क्या कर सकता है आपको? मान लीजिए आपने गेट में 10 सब्जेक्ट आते हैं, आप 6 सब्जेक्ट पढ़ के गए, तो आपके 4 सब्जेक्ट छूटे हुए, तो आप तब लक पे डिपेंडेंट होते कि गेट में 65 क्वेश्चन में कितने 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। पर लक को कैसे बीट करोगे? आप 10 के 10 सब्जेक्ट एकदम तगड़े करके जाओ, आपको क्या उखाड़ लेगा लक? सच में। तो मतलब आपको जो भी और मैं ये लिटरली बिलीव करके, मैं ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये मान के ही चलता था कि कुछ भी करो करके ही जाना है। मैं पिछले साल जब मैं तैयारी किया था तो मेरे कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, और जैसे मैंने बताया कि गलती मेरी ही थी। तो ऐसा होता है ना कि आपको ना गेट में सब सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँ तो ऐसा रहेगा 30-35 क्वेश्चन ना ईजी ही रहेंगे, और फिर 15-20 क्वेश्चन मीडियम रहेंगे, और कुछ 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे जो सच में अच्छे लेवल के रहेंगे। जो जैसे धांडे सर तो बताते ही है कि वो क्वेश्चन ना टॉपर्स के लिए रहते हैं, कि टॉपर्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि टॉपर वो आदमी होता है ना। अगर मैं बोलूँ ना स्मार्ट तरीका यही है कि ना हर सब्जेक्ट के लिए ना सबसे पहले ना इजी क्वेश्चंस के लिए एम करो। मैं जैसे ना राउंड बाय राउंड जाता था, आपको अभी मैंने बताया था कि मेरा स्ट्रेंथ ना वही था कि मैं 3 घंटे के लिए वहाँ 3 घंटे में क्या करूँगा करके। तो हमेशा जो मैंने स्ट्रेटेजी ऑप्ट की ना यही था कि पेपर देना चालू किए, मैं पूरा ना फिर हटा देता दिमाग से कि क्या है, क्या मेरा ड्रीम है, क्या कुछ नहीं है, सिर्फ करंट क्वेश्चन पे फोकस करो करके। तो मैं क्वेश्चन चालू करता था, जैसे शिवम ने बताया मैं भी एप्टी से ही चालू करता था। एप्टी मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। जब आप टेक्निकल में घुसेंगे जो 55 क्वेश्चन है तो उसमें तो रैंडम ऑर्डर में आते हैं। और मैं कभी ये भी नहीं सोचता था कि पहले यार मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो ऐसा नहीं कि मैं पहले डिजिटल बनाऊँ। मैं शुरुआत से जाता था, ये देखता था कि पहला क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को रीड किए तो ना आपको क्लिक हो जाएगा ना कि कितने देर में बनने वाला है। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल दिख जाएंगे। तो मेरा एम हमेशा वही रहता था कि ना जो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बस उसके थ्रू, मतलब क्वेश्चन 1 से चालू किया, क्वेश्चन 65 तक गया, तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बनाए। तो 65 में 25 क्वेश्चन बन गए मान लो, और आपको कितना टाइम लगेगा? सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आपका ये ना 1-1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप 1.25 घंटा हुआ, आप 25 क्वेश्चन बना लिए हो, और इजी क्वेश्चन थे तो ऑब्वियसली सही भी मैक्सिमम होने ही वाले हैं। तो आप 40 नंबर अचीव कर चुके हो पहले ही।
अब आपको बाकी जो 1.5 घंटा है उसमें लाना है बाकी नंबर। तो फिर से मैं वापस स्टार्ट से जाता था कि वापस स्टार्ट किया। फिर अब हाँ, अब आप जब टेस्ट देना चालू करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि पोर्टल रहता है ना, उसमें ऐसा रहता है मार्क फॉर रिव्यू करके एक ऑप्शन रहता है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए वो अलग कलर से दिखेंगे, पर कुछ क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बनने लायक है तो आप ना इसको मार्क कर सकते हो, उसमें ना पर्पल कलर से अलग दिखाता है। तो मैं हमेशा उसको भी यूज़ करता था कि जो क्वेश्चन बन रहे तुरंत तुरंत उसको बनाओ, जो लग रहा है कि यार थोड़ा टाइम दूंगा ना, उसको 2-3 मिनट दूंगा तो बन जाएगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके तुरंत आगे बढ़ता था हमेशा। तो कभी ना ऐसे अटकता भी नहीं था क्वेश्चन में, जैसे कभी अटका ना तो तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि लोगों का ना ऐसा फीलिंग बहुत होता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन चालू किया बनाना 3 मिनट हो गया तो लगता है यार अब मैं इतना मेहनत कर दिया हूँ, अब क्वेश्चन जस्ट बनने ही वाला होगा तो 2 मिनट और दे देते हैं, तो टोटल टाइम 5 मिनट हो गया। तो अब लग रहा है भाई एकदम लास्ट स्टेप पहुंच गया, आंसर के पास पहुंच गया हूँ, फिर 2 मिनट और दे दी। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो 7-8 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहे हैं और वो बहुत हर्ट करता है, मैं बता रहा हूँ। आखिर में आप जब टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपको क्वेश्चन वाइज टाइम का एनालिसिस भी करने मिलता है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा कि मैं सबसे ज़्यादा ना किसी चीज़ से सीखा हूँ तो टेस्ट सीरीज से ही सीखा हूँ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक सिंपल सा डेमो देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको कितना सेकंड लगा इसको बनाने में? 1 भी सेकंड नहीं। तो होता भी गेट में बता रहा हूँ यही है कि आप ना किसी सब्जेक्ट को इतने बार रिवाइज करोगे ना तो आपके ना टिप्स में रहेगा। जैसे शिवम ने बताया ना कि कंट्रोल नेटवर्क ये सब बेसिक सब्जेक्ट एकदम टिप्स में ही रहते हैं, एकदम आपके फिंगर टिप पे रहेंगे। मैं भी बता रहा हूँ, अब वो सबका ना अलग अलग सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं कि हम लोग कंट्रोल और नेटवर्क बोल रहे तो जरूरी नहीं कि आपका भी कंट्रोल और नेटवर्क हो, पर ये मैं बता रहा हूँ आप जितने बार रिवाइज करोगे ना उतना होते जाएगा। जैसे आप इस समेशन को कितने बार देखे होंगे? क्लास 1 से चालू किया आप पढ़ने अभी 15-16 साल हो गए हैं, तो कितने 10,000 बार कम से कम इस चीज़ को देखे होंगे। तो आपको अब तो इसको सोचना भी नहीं पड़ता। और बात यही आता है रिवीजन में भी, आप जितने बार रिवीजन करोगे ना तो वो सब्जेक्ट इतना आपके बस जाता दिमाग में ना कि सोचना नहीं पड़ता। कई बार ना ऐसा हुआ है क्वेश्चन में कि ना मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ और मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा सीधा हाथ चलता था उसमें, कि सोचना ही नहीं पड़ता ऐसे टाइप से। वो तभी आएगा जब आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे करके। तो रिवीजन का एक ये इम्पोर्टेंस है। और फिर जो मैं बोला कि मेरी स्ट्रेंथ थी टेस्ट पे, तो मैं उसमें कुछ कुछ आपको फैक्टर्स बताता हूँ जो ना काफ़ी डिसाइसिव रहते हैं। तो जैसे ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रहते हैं। तो स्पीड ना तभी आएगा जब ना आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। और जैसे अभी बात चल रहा था साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो मैं तो अभी से आपको रिकमेंड करूँगा, ऐसा नहीं कि वेट करते रहो आखिर में, कि मोबाइल में ऐप सबके पास एंड्रॉयड तो रहता ही है, एंड्रॉयड हो iOS हो, तो प्ले स्टोर पे ना ऐप अवेलेबल है, आप चाहे तो अभी से प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। पर नहीं भी अगर ना तो आखिरी 3 महीने में ना आप इतना प्रैक्टिस करके कर सकते हो कि ना वो वर्चुअल कैलकुलेटर से ना आप एकदम एक्वेंटेड हो जाओगे। और अगर वो भी नहीं ना तो मैं बता रहा हूँ गेट में ना जब से वर्चुअल कैलकुलेटर आया ना तो ऐसे क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे कि ना आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप ना ऐसे हाथ से ही लिख के बना सकते हो। ये सब क्वेश्चन में दिक्कत है कि जब आपको एक्सपोनेंट का e⁻10 कैलकुलेट करना है वो तो आप हाथ से लिख के नहीं बना सकते, पर बहुत सारी ऐसे कैलकुलेशन रहेंगे ना कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा, हाथ से ही बन जाएंगे। तो कैलकुलेटर में टाइपिंग से ज़्यादा ना ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है जब आप हाथ से इतना तेज़ी से बना लोगे। फिर दूसरा है एक्यूरेसी। तो मेरा फंडा ये था ना कभी भी कि ना मतलब भले ही मैं स्लो बनाऊँ, एक आध क्वेश्चन कम बनाऊँ, पर ना गलत ना बनाऊँ करके। इतना कॉन्फिडेंस में ना आपको रहना चाहिए कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना वो अच्छे से हो। मतलब एक्यूरेसी में हमेशा ना टॉप प्रायोरिटी रखता था। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को 65 में 65 क्वेश्चन बनाने करके। 65 में आप 55 भी बनाना इनफ है, पर डिफरेंस ये आता है कि आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप सोचो, आप अगर एक क्वेश्चन को 3 मिनट 5 मिनट दिए हो और वो करने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको जब नंबर मिलना चाहिए था उसकी जगह आपका नंबर कट रहा है, तो वो तो बहुत हर्ट होगा ना। तो मैं बता रहा हूँ मेरा एक स्ट्रेंथ ये था कि ना मेरे नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होती थी हमेशा। तो ये इसी के लिए था क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये नहीं करता था स्पीड का केयर। मतलब स्पीड रहनी चाहिए, पर मैं कभी भी एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस नहीं किया उसके लिए कि क्वेश्चन थोड़ा धीरे बनाओ पर सही बनाओ करके। फिर
कैलकुलेशन बता दिया और कूल माइंड। तो ये ना फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं बोलूँगा तो, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में ना ऐसा सिचुएशन आएगा आपके साथ कि ऐसा भी होता है, जैसे रोहित अग्रवाल आया था तो बता रहा था कि गेट एग्ज़ाम में देने बैठा, अब जो लोग अच्छे पढ़े रहते हैं ना तो उनको आदत रहता है टेस्ट सीरीज़ में ना कि काफ़ी क्वेश्चन बन ही जाते करके। तो रोहित अग्रवाल ने बोला कि मेरे शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं बने थे। तो आप सोच रहे हो कि आपको अभी तक सब आता था और गेट के एग्ज़ाम में आप बैठे हो और आपको शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है वही नहीं बन रहे करके, कि हालत कैसी हो जाती है। तो वहाँ ना खुद को होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को एक चीज़ ना एकदम स्ट्रांगली फील होती है कि ना गेट ना ये नॉलेज से ज़्यादा ना आपके एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब टेस्ट ऑफ नॉलेज से ज़्यादा ना टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है ये। कि मुझे खुद भी याद है कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो 2 बार ऐसा पॉइंट आया था कि मैं लिटरली रो दिया था एकदम कि मुझसे नहीं हो पा रहा है करके। एक बार नवंबर का टाइम था कि मैं क्या एकदम लग रहा था कि भाई अब नहीं हो रहा करके, अब छोड़ दो करके। मैं एकदम ना अपने दादी के गोद में बैठ के रो रहा था। तो घर वाले एकदम फिर टेंशन में आ जाते हैं ना, बेचारा बच्चा रो रहा है, पढ़ भी रहा है तो भी नहीं हो रहा करके। फिर ऐसा भी होता है कि पेपर वेपर में आता रहता है कि वो सुसाइड कर लिया, वो ट्रेन के नीचे आ गया करके तो सब बता रहा हूँ, पेरेंट्स को ऐसा डर रहता ही है। तो पर मैं तो था ऐसे कि कुछ भी हो, गिव अप तो नहीं करूँगा करके, हो सकता है कम आए पर आखिर तक फाइट करना ही है और वो बहुत ज़रूरी है। सर भी आपको बार बार बताते होंगे क्लास में कि कर अच्छा वो लेते हैं जो आखिरी तक होल्ड करते हैं। अभी तो आपका ना सिर्फ चालू हुआ है, जब आप नवंबर दिसंबर में आओगे ना तो आपको फील होगा कि कितना प्रेशर है करके। मतलब आप ना दुनिया भर की चीज़ें सोचने लग जाओगे कि मेरे दोस्त का इतना हो गया, मेरे दोस्त का इतना रैंक आ रहा है करके, मेरा ये सब्जेक्ट बचा हुआ है करके। आपको शक होने लग जाएगा खुद पे कि मेरा आएगा कि भी नहीं करके। पर ये आता था मेरे में भी, पर ना मैं हमेशा सोच के रखा कुछ भी हो देखा जाएगा, होगा तो एग्ज़ाम में होगा ना कि रिजल्ट बताएगा, पर मैं खुद से क्यों अभी संभाल के रख लूँ कि नहीं आएगा करके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना आप आखिर तक लगातार चलते रहो करके। फिर अभी जैसे यहाँ एक लड़की बैठी, उसने बोला कि सर आप भी NIT से हो क्या? तो अभी आप देख रहे कि शिवम NIT से है, मैं भी NIT से हूँ। तो ऐसा फीलिंग आ जाता है ना कि NIT वाले लोग कर लेंगे करके, बाकी लोग नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं खेलने के लिए ना शंकरा कॉलेज जाता हूँ, शंकरा 1 भिलाई में। तो वहाँ मैंने देखा है, मतलब इतने लोग से इंटरेक्शन होता रहता है ना कि कोई डिफरेंस नहीं है। आप ना बस NIT के लिए ना अपना माइंडसेट आप बना के रखें कि वो बच्चे ऐसे करके। मैं खुद अपने क्लासमेट्स को ऐसा देखा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे क्लास में कि एकदम शक होता था ना कि ये पक्का ना पैसा खिला के ही आया है करके। जैसे वो मुन्ना भाई में नहीं होता कि चीटिंग करके या अपनी जगह किसी को बैठा के, ऐसा फील आता। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि कोई NITian है या ये है करके। डिफरेंस बस ये है कि जो NIT में था वो AIEEE या IIT मेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा करके निकल गया है, और आप लोग जो मतलब मान लीजिए नॉन NITians है ये CSUT में, वो थोड़ा पीछे रह गए। पर मैं बता रहा हूँ कोई डिफरेंस नहीं, आप चाहे शिवम से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मतलब टीचिंग भी वहाँ का सेम है और कोई अंतर नहीं पड़ता ऐसा। तो मैं कभी भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गेट एकेडमी में आया हो या धांडे सर बैठे या सुजय सर बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पर आपको ना सच में गेट एकेडमी के जितने नोट्स है, जितनी स्टडी मटेरियल है, उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ऐसा कई बार ऐसा सबको फील आता ही कि यार ठीक है कि नहीं कि अपन सिर्फ इतना ही पढ़ रहे करके। तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार ना दूसरे कोचिंग का बुक बस ट्राई करके देखा था। तो मैंने 5 दिन उस पर स्पेंड किए, और जब वो 5 दिन ख़त्म हुए ना तो मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्यों किया करके। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ना सिर्फ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा है आप पढ़ लिए, उसकी बुकलेट बनाओ। तो अगर फिर आपको लग रहा है कि भाई बुकलेट के पूरे क्वेश्चन बन गए, तो फिर से नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन बनाते जाओ बार बार। मतलब रिवीजन ही इतना करो ना उसी चीज़ का। मैं बता रहा हूँ, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपको लगे कि कुछ कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप एक आध बार ना टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो कि ये टॉपिक थोड़ा वीक है यार, ये टॉपिक का हो। पर वो एक आध बार ही, मैं बता रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है बाकी जाने की। बाहर जाएंगे ना तो लिमिट है ही नहीं चीज़ों की। आप देखेंगे कि 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट और है, फिर हर सब्जेक्ट की आपके पास 5-6 बुक है पढ़ने के लिए, पर लिटरली ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आप लोग ना, मतलब ऐसा नहीं कि अब जैसे मेरा रिजल्ट आ गया ना तो आप अब जज कर रहे कि इस बंदे में कुछ बात होगी, पर हम लोग सब नॉर्मल है। हर कोई, शिवम भी नॉर्मल है, AIR 1 वाला आदमी है वो, पर सब नॉर्मल है। सच बता रहा हूँ। मतलब आपको डिफरेंस कहाँ आता है पता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट में, कि वो जितना सेक्रीफाइस करके, जैसे मैंने बताया फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ने में को दिक्कत हुई, वो तो पहले ही छोड़ चुका था ये सब। आप उससे पूछ लीजिए कि जब तैयारी कर रहा था तभी वो
पूरे कॉन्टैक्ट से हट गया था। सिर्फ आपका फोकस ना पढ़ाई होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता था मेरे साथ में कि इतना प्रेशर आ जाता है, आपको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, कि कई बार ना मैं घर में रहता हूँ और घर वालों से भी एकदम कम बात होती थी। तो जितना हो सके ना आप अभी से इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम ना पढ़ाई पे दो, ये क्योंकि ना टाइम वापस नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो पर टाइम वापस ला के ना जाके चीज़ें सही नहीं कर सकते। करना है तो आपको आज ही से करना है, और समझदार लोग कर लेंगे, बता रहा हूँ। बहुत लोग होंगे अभी जैसे इतने लोग क्लास में बैठे ना, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि कुछ लोग ना इतना सुनने के बाद भी ना वापस जाएंगे उसी चीज़ों पे कि छोड़ यार अभी टाइम है करके। पर मैं बता रहा हूँ टाइम ऐसे निकल जाएगा ना, आपको हवा नहीं लगने वाला। अभी मैं बता रहा हूँ मेरा 75 रैंक है, पर इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपको, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मेरा रिज़ल्ट ना 12:30 बजे डिक्लेयर हुआ था, मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था पर सर्वर बिजी रहता तो खुलता नहीं, तो मेरा रिज़ल्ट 12:30 बजे खुला। मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, 12:30 से 3:30 तक मेरे को कंटिन्यूस कॉल आया, कंटिन्यूस एकदम। मैं पानी नहीं पी पाया था, पता है, सच बता रहा हूँ, पानी नहीं पी पाया था। मतलब आपको लग रहा है वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, मतलब मेरे मोबाइल में फ़ोन आ रहे, बुआ के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में, लैंडलाइन में फ़ोन आ रहा है, फिर न्यूज़पेपर वाले कॉल करके आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं जो 10 साल से याद नहीं किए होंगे, वो लोग आपको याद करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ एकदम हर एक सेकंड वर्थ है आपके पढ़ाई का। और मैं तो 75 वाला हूँ। शिवम से आप पूछिए उसका एक्सपीरियंस। अभी हम लोग गाड़ी में तो सुनते सुनते ही आ रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस तो इसके सामने भी कुछ नहीं है। कि मतलब इतने लोग मेरे फेसबुक पे 550 से ज़्यादा लाइक है। मैं अभी मैं घर जाके देखूंगा मेरे 20-25 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गए रहेंगे। और हाँ, तो ये नहीं बोलूँगा कि किसी को PSU में जाना है या IIT में जाना, सबका अपना चॉइस है। अब गेट करे तो ऑब्वियसली 2 में से ही कोई एक है, तो आप अपना एम रखिए। पर मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप जैसे टॉप 100 में रैंक लाते हैं ना, तो आपके लिए दोनों एम खुले हुए हैं। ऐसा कि आप अभी चाहो तो PSU भी जा सकते हो, अभी चाहो तो MTech भी कर सकते हो। तो पहले इतना अच्छा रैंक लेके आओ। साक्षी मैम हमेशा क्लास में बोलती थी, पहले रैंक इतना अच्छा लेके आओ कि आपके पास दोनों ऑप्शन रहे, उसके बाद सोचते बैठो कि आपको करना क्या है करके। जैसे मैंने बताया ना कि मैं हमेशा ना सबसे पहले प्रायोरिटी रखता था कि ना नींद पे। अगर जैसे आपकी 6 बजे क्लास है ना, तो आप ना 10-11 बजे सो ही जाओ करके, कि आपकी नींद पूरी होगी ना तो आप क्लास पे ध्यान दे पाओगे। तो क्लास पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी, मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप घर में भी बैठ के वही चीज़ अगर पढ़ोगे ना तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी उससे, पर आप क्लास में अगर ध्यान दोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं ये भी बोलूँगा कि ना आप सिर्फ ना आधा 1 घंटा दिन का निकालिए, और ना जो पिछली क्लास का बस है ना उसको एक बार बस पलटा के आ जाइए रिवाइज करके, तो ना पिछले क्लास का रिफ्रेश रहेगा ना, तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करने में बहुत आसान पड़ेगा।